नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत बताए थे और राज्य के तत्व। आज मैं आपको लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, बेसिक लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रखकर राज्य शासन कार्य नहीं करता, बल्कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर करता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह जनता के हितों के आधार पर राज्य और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अब अगर देखें आप, तो भले ही भारतीय परंपरा में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया वो धार्मिक परंपरा में, लेकिन अगर राम राज्य का कॉन्सेप्ट देखें तो राम राज्य की अवधारणा इसी की अवधारणा थी कि राम के राज्य में हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता के अवसर प्राप्त थे, जनता के कल्याण के लिए शासन सत्ताएं कार्य करती थी। इसके अलावा मनुस्मृति, महाभारत, पराशर स्मृतियां, मार्कंडेय, याकलव्य इत्यादि तमाम भारतीय राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होना चाहिए। यहाँ तक वेद व्यास ने लिखा महाभारत में कि जो राजा अपनी प्रजा को पितृवत प्यार नहीं करेगा और उनके सुख सुविधा का ध्यान नहीं देगा, उनके साथ अत्याचार करेगा, वह नरक का भागी होगा। यानी कहीं न कहीं जनता के हितों पर आधारित शासन व्यवस्था को सर्वोपरि व्यवस्था मानी गई। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखें, पश्चिमी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को, तो प्लेटो और अरस्तु को देखें, इन दोनों ने भी कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी राज्य की बात की। अगर अरस्तु को देखें तो उसने कहा कि राज्य व्यक्ति के लिए आया और व्यक्ति के सदजीवन के लिए बना हुआ है। यानी यहां से भी लोक कल्याण के विचार आते हैं। इसके अलावा टॉमस पेन, जेफरसन, कांट, ग्रीन, बेंथम इत्यादि तमाम विचारकों ने इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय का कारण क्या है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला यह प्रतीत होता है कि व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद बड़ा प्रचलित था। यदभाव्यम की नीति, द थ्योरी ऑफ लेसर फेरे के सिद्धांत ने कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक अमीर बना दिया। संपत्ति की स्वतंत्रता ने कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक संपत्तिशाली बना दिया, जिसके कारण उनके द्वारा दूसरों का शोषण किया जाने लगा और शासन सत्ताएं उन्हीं संपत्तिशालियों के हित में कार्य करने लगी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तमाम चिंतकों ने इसकी आलोचना की और कहा कि किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के हित में शासन सत्ता को कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जन कल्याण के लिए शासन सत्ता को कार्य करना चाहिए। तो व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। दूसरी चीज विद्वानों का मानना है कि मार्क्सवाद के प्रति पूंजीवादी राज्यों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। अगर मार्क्स को देखें तो मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें कहा कि इन पूंजीपतियों ने राज्य के नियंत्रण में, राज्य के निर्देशन में, इन पूंजीपतियों ने आम जनमानस का, मजदूरों का, श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया है और राज्य इस शोषण को बढ़ावा दे रहा है, उनके हित में कार्य कर रहा है। इसके अगेंस्ट तमाम आंदोलन चले, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल,
इत्यादि मार्क्सवादी विचारधारा सामने आ गई। उस मार्क्सवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप 1917 में रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवाद आया। अब पूंजीपतियों या पूंजीवादी देशों को, पूंजीवादी विचारधारा को यह लगने लगा कि कहीं मार्क्सवाद अपना पैर पूरी दुनिया में न फैला ले, इसलिए उनको चिंतन करना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा श्रमिकों के प्रति, और जो पूंजीपतियों के प्रति राज्य का रवैया था, उनके संरक्षण का रवैया था, उसको ध्यान देना होगा। अतः पूंजीपतियों ने मार्क्सवाद के प्रति जो पूंजीवादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया थी, उसके लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट दिया। उनको लगा कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य नहीं आया तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में मार्क्सवाद आ जाए। तो एक तरीके से मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, दूसरी तरफ पूंजीवाद अपनी पूंजीवाद की रक्षा के लिए और मार्क्सवाद के प्रभाव को रोकने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। तीसरी चीज, एक विचारधारा आई विकासवादी समाजवाद की विचारधारा। अगर आप देखें, बर्नस्टाइन का संशोधनवाद आया, उसके बाद विकासवादी समाजवाद आया, जिसे राज्य समाजवाद भी कहते हैं। इसमें क्या था कि जो पूंजीपतियों के पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध मार्क्सवाद या साम्यवाद की स्थापना की बात थी। एक तरफ पूंजीवाद व्यक्ति को अत्यधिक स्वतंत्रता दे देता था, जिससे समानता नष्ट हो जा रही थी। दूसरी तरफ साम्यवाद अत्यधिक समानता कर रहा था, जिससे स्वतंत्रता नष्ट हो जा रही थी। तो राज्य समाजवाद या विकासवादी समाजवाद ने एक ऐसी व्यवस्था की बात की जिसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के साथ रहें और शोषण का यंत्र राज्य न बन सके। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का, किसानों का, किसी का भी शोषण न किया जाए। यानी कहीं न कहीं एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है यह विकासवादी समाज जो लोक कल्याण, जन कल्याण पर आधारित कहा जाता है। इस विचारधारा ने भी लोक कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय में, उसके उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा एक चीज की और चर्चा की जाती है कि मताधिकार का विस्तार एवं लोकतंत्र का विकास। देखिए, पहले मताधिकार पूरा विस्तृत रूप से नहीं था, ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों में भी, लेकिन 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी आते आते मताधिकार का विस्तार हो गया, सबको मताधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन सबको मताधिकार प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं था कि राज्य जनता के हित में कार्य करने लगे। तब तक लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र का आधार स्तंभ ही था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और अगर लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। यानी इस सरकार में सारा उत्तरदायित्व, सारा जवाबदेही जनता के प्रति होना पड़ता है। यानी शासन सत्ताओं को, राज्य को अब जन कल्याण के लिए कार्य करना पड़ा। कहा जाता है कि यहां से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्टता देखने को मिलती है। अब मित्रों, थोड़ी सी परिभाषा देख ली जाए लोक कल्याणकारी राज्य की। हालांकि परिभाषा बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से की है परिभाषाएं। जैसे अगर देखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में 1918 में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा की गई। अगर इस परिभाषा को देखें तो यहाँ आर्थिक तत्व, इसका सीधा अर्थ था कि शासन सत्ताएं न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करे। राज्य हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर, मतलब उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको दे। आय की असमानता न रहे, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के सारे साधन उपलब्ध हों। ऐसी परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया में दी गई। इसके अलावा तमाम विचारकों ने, जैसे नेहरू जी ने परिभाषा दी कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी व्यक्तियों को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए।
आय की असमानता को समाप्त किया जाए, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो अगर देखें इन सारी परिभाषाओं को तो सब आर्थिक समानता के तत्व पर महत्वपूर्ण योगदान देते थे, तत्व पर महत्वपूर्ण बल देते थे। लेकिन केवल यही लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है कि केवल आय की असमानता समाप्त कर दी जाए, सबको एक कोई भेदभाव न रहे आय में, इतना ही लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। इस संबंध में सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है न्यायाधीश छागला की। न्यायाधीश छागला ने मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी बात कहते हुए कहा, लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा इस परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा और इसमें सब सारे तत्व समाहित हैं। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है, एक ऐसे ब्रिज का। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर, जो खराब अवस्था है जीवन की, उस अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करे जो उत्थानकारी हो और उद्देश्यपूर्ण हो। यानी कि एक ऐसे राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है कि जो खराब स्थिति में जीवन यापन कर रहे लोग हैं उनको उस पुल के माध्यम से गुजारकर उनके जीवन को अच्छा किया जाए, उनके जीवन का उत्थान किया जाए। और लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। यानी कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके व्यक्तित्व के विकास के सारे साधन उपलब्ध कराए। उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप देख लें, भारत में जो बच्चा जन्म लेता है तुरंत हॉस्पिटल में खेसरा का, चेचक का तमाम सुइयां लगाई जाती हैं। उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, उसके पोषण की व्यवस्था, समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में राज्य सरकार उसका ध्यान देती है, उसको समाज में, स्कूल में आने जाने की ट्रेनिंग देती है। भरण पोषण के लिए देखिए महिलाओं को, बच्चों को दलिया वलिया इत्यादि सरकार दे रही है। इसके बाद और बच्चा बड़ा होता है तो उसके एजुकेशन की व्यवस्था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आय के बच्चों को राज्य आवश्यक रूप से शिक्षा, फ्री शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उसके बाद शिक्षा उपलब्ध कराती है, फिर ग्रेजुएशन, सरकार डिग्री देती है, आवागमन की सुविधा, पेयजल की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा। उसके बाद जब लड़का योग्य हो जाता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको अवसर भी मिलता है, नौकरी का अवसर मिलता है। पूरा जीवन उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक। इवन दैट, मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति मर गया, कल्पना कीजिए, उसका कोई भी नहीं है, सगा संबंधी, रिश्तेदार, भाई, बेटा, बेटी, भतीजी, कोई भतीजा, कोई नहीं, तो राज्य का दायित्व है कि उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करे। यानी लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके व्यक्तित्व के विकास के सारे साधन उपलब्ध कराता है। मित्रों, ये लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा हुई। अब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य को देख लेते हैं कि वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य करता क्या क्या है। तो अगर देखें लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य को, तो पहला, आंतरिक सुव्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का पहला कार्य आंतरिक सुव्यवस्था स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि आपस में चूंकि मनुष्य हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबके विचारधाराएं अलग हैं,
मुंडे मुंडे मते भिन्ना, तो आपस में टकराहट हो सकती है, संघर्ष हो सकते हैं। तो इस टकराहट, इस संघर्ष को समाप्त कर एक सुव्यवस्था बनाना, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये राज्य का दायित्व है। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाएं, अपने राज्य के लोगों को की रक्षा, बाह्य आक्रमण से, विदेशी आक्रमण से उसकी रक्षा करना, यह राज्य का परम दायित्व है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम कार्य बताया गया। दूसरा, व्यक्ति के संबंध एवं व्यक्ति राज्य के संबंध, व्यक्ति राज्य के संबंध। देखिए, राज्य का कार्य व्यक्ति, मैंने बताया कि आपस में व्यक्तियों में किसी चीज को लेकर विवाद ना हो, संघर्ष ना हो, तो उस संघर्ष का समाधान करना। इसके अलावा व्यक्ति और राज्य के भी संबंध बड़े तनावपूर्ण रहते हैं कि कभी राज्य जबरदस्ती व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर देता है, कभी व्यक्ति राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता। तो लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, कोई ऐसा नियम कानून न बनाए जिससे उसके मौलिक अधिकार समाप्त हो रहे हों। और दूसरी तरफ व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रति अपने निर्धारित निहित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करे। यानी लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के कर्तव्य और व्यक्ति राज्य के दोनों के संबंधों का, व्यक्ति के संबंध और व्यक्ति राज्य के संबंध दोनों का निर्धारण करता है। तीसरी चीज, कृषि उद्योग एवं व्यापार। देखिए, तीसरी चीज बताई गई कि कृषि उद्योग एवं व्यापार का नियमन और विकास। ध्यान दीजिए, कृषि उद्योग और व्यापार का नियमन और विकास। कृषि के लिए कानून लाए जाएं, उद्योगों के लिए कानून लाए जाएं, व्यापार के लिए कानून लाए जाएं, मौद्रिक नीति बनाई जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीति बनाई जाए, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं, किसानों को नए नए प्रजातियों की बीजें, किसानों को सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा किसानों का ध्यान दिया जाए और व्यापारियों के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, उद्योग के लिए आवागमन की सुविधा की जाए और तमाम ऐसे कानून बनाए जाएं जिनके कारण इनका विकास हो सके। और जब इनका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। यानी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य कृषि, उद्योग और व्यापार के नियमन और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना है। ये तीसरा था। चौथा, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। देखिए, या कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य या आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है उसका कार्य यह देखना है कि कहीं आय की असमानता तो नहीं हो रही है। एक वर्ग खा खा के मर रहा है, दूसरे वर्ग खाने बिना मर रहा है। तो आय की असमानता न रहे और कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर, यानी जो बेसिक आवश्यकता है, जो मनुष्य की बेसिक आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, इन बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसके अलावा उनको अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर दिए जाए, उनको उनके योग्यता के अनुसार नौकरियां दी जाए। ये सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य में, यानी आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, यानी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य करता है। इसके अलावा जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना,
जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि जनता के जीवन स्तर को और ऊपर ले जाए। छागला महोदय ने क्या कहा था कि वेलफेयर स्टेट इज ए ब्रिज। लोक कल्याणकारी राज्य एक ब्रिज है, एक पुल है, जो व्यक्ति के पतित जीवन से की अवस्था से उसके उत्थानकारी अवस्था में उसको ले जाता है, यानी उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उसको तमाम ऐसी सुविधाएं दे जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास कर सके। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य था। इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। देखिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य बताया जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी। शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसका कार्य है शिक्षा देना, यानी हर व्यक्ति को वह शिक्षा उपलब्ध कराए। जैसे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा, इसके बाद भी अगर बच्चा की योग्यता है, वो पढ़ना चाहता है, तो सरकार ऐसी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करे जहां योग्य शिक्षक हों, तमाम व्यवस्थाएं हों जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, वहां वो जाए पढ़ने। उसके अलावा स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था सरकार करती है कि वो पढ़ने के लिए उसको स्कॉलरशिप दिया, यानी उसके शिक्षा संबंधी पूरी व्यवस्था, उसको प्रमाण पत्र दिलाने का कार्य राज्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अभी मैंने आपको बताया भी कि जब जो बच्चा जन्म लेता है तब से राज्य उसके स्वास्थ्य संबंधी सारे ठेकेदारी ले लेता है। बच्चे को पैदा होते हुए बिना किसी से पूछे उसको तमाम टीके लग जाते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। आप देखिए हर संडे को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। अब तो घर घर घूम के पिलाया जा रहा है। विभिन्न वायरस, विभिन्न बीमारियों को, अभी जब कोरोना वायरस आया था तो सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी फ्री व्यवस्थाएं सभी को दी थी और सबको कोरोना वायरस की सुई भी लगवाई थी, उसका टीका भी लगवाया था। तो कहने का अर्थ, राज्य का दायित्व है कि राज्य के नागरिक तमाम महामारी, तमाम बीमारियों से बचें, उसके चपेट में ना आए, उसके लिए राज्य पूरी व्यवस्था करता है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधा की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं, राज्य का दायित्व है लोक कल्याणकारी राज्य का कि वह सार्वजनिक सुविधा संबंधी व्यवस्थाएं करता है। जैसे सार्वजनिक सुविधा क्या है? रोड, सड़क, रेल यानी आवागमन के मार्ग, इसके अलावा पेयजल, नाली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सारे कार्य जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जगह जगह पे आप देखेंगे कि पब्लिक टॉयलेट बने रहते हैं, कि कोई खुले में शौच ना करे, महामारी ना हो। रोडें बनाई जाती हैं ताकि आवागमन के साधन आप आसानी से आ जा सके, ट्रेन की सुविधा है। ये तमाम कार्य राज्य, मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में रिसर्च करता था तो कोई मेट्रो नहीं चलती थी। उस समय बसों में धक्के खाने पड़ते थे, इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या। तब सरकार ने मेट्रो लाया। अब मेट्रो क्या है? बिना ट्रैफिक के आपको यहां से वहां 1 मिनट में पहुंचा दे रहा है। तो ये सार्वजनिक सुविधा है। जगह जगह पे टेलीफोन बूथ स्थापित करना, जगह जगह पे जन सेवा केंद्र खोलना ताकि आपको आसानी हो सके, आपका आय, जात, निवास प्रमाण पत्र बन सके। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था, इसके अलावा बैंकों के ऊपर काफी लोड था तो बैंकों की फ्रेंचाइजी दे दी दूसरों को। तो जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं,
ये सब उपलब्ध कराने का कार्य। देखिए आजकल गांव में पहले क्या होता था, लोग चापाकल से पानी खींचकर गांव में पीते थे, पानी ठीक नहीं रहता था। अब सरकार ने गांव स्तर पर जल निगम ने बोरिंग करके टैंक बना दी है और वाटर सप्लाई गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गांव गांव तक बिजली की व्यवस्था हो रही है। सोलर को प्रोत्साहित कर रहा है सरकार कि ताकि अधिक से अधिक लोग उस पर सब्सिडी दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग सोलर एनर्जी का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करें और अपने अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। तो सार्वजनिक सुविधा संबंधी सभी कार्य राज्य लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य द्वारा किया जाता है। समाज सुधार, समाज सुधार, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, उन्होंने समाज सुधार संबंधी तमाम काम की। अब राज्य का दायित्व है कि राज्य देखे कि कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा, भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही, किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, बड़ी जातिवादी भावनाओं से किसी को प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, मादक द्रव्य पदार्थों का संचालन तो नहीं किया जा रहा है, कहीं अवांछनीय तत्वों द्वारा समाज को गंदा करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। यानी कि समाज सुधार, समाज को सुधारने के जितने प्रयास हैं वो सारे प्रयास राज्य द्वारा किए जा रहे हैं कि समाज में कोई ऐसी चीज ना आए जिससे समाज कलंकित हो, मानवीयता कलंकित हो। इसके सुधारने के तमाम प्रयास राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इसका प्रयास करे। अगली बताई गई आमोद प्रमोद की व्यवस्थाएं। आमोद प्रमोद, या कह सकते हैं कि मनोरंजन, जगह जगह पे पार्क बनाना, जगह जगह पे प्लेग्राउंड बनाना कि बच्चे जाके खेल सके, पार्कों में लोग टहल सकें, सिनेमा हॉल्स, अन्य चैनल्स, ऑनलाइन व्यवस्थाएं। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के आमोद प्रमोद, उसके मनोरंजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले। इसके अलावा और कार्य बताए गए कि नागरिक स्वतंत्रता के संबंधी व्यवस्थाएं। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का दायित्व है कि वो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी ले कि किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न किया जाए। यानी उसकी स्वतंत्रता की गारंटी ले। यह लोक कल्याणकारी राज्य का यह भी कार्य है। एक कार्य और बताया गया अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व तो केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही नहीं रहता, वो पूरी दुनिया के क्षेत्र में कि जहां कहीं महामारी आए या कहीं आपदाएं आए, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो। जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का कॉन्सेप्ट, दुनिया को संघर्षों से दूर रखने का कार्य, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं व्यवस्था। अगर आप अपने भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 देखें तो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना की बात करता है। ये सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के हैं। मित्रों, ये लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट था। अगर इसको समराइज करें एक लाइन में तो मैं फिर वही कहूंगा कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके व्यक्तित्व के विकास के सारे साधन उपलब्ध कराता है। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम विद्यार्थियों तक ये चीज़ें पहुंच सकें और वह इससे लाभ उठा सके। नमस्कार मित्रों।